नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा अभी प्रस्तावित है। 27 फरवरी को चारधाम शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मखुआ क्षेत्र के भ्रमण पर आ सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री के चारधाम शीतकालीन यात्रा पर आने से राज्य की चारधाम शीतकालीन यात्रा को काफी लाभ मिलेगा। देश विदेश में इस यात्रा का प्रचार प्रसार होगा, जिससे राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है अभी, और 27 फरवरी को चारधाम शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री उत्तरकाशी के हर्षिल और मखुआ क्षेत्र के भ्रमण पर जा सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि प्रधानमंत्री के चारधाम शीतकालीन यात्रा पर आने से राज्य की चारधाम शीतकालीन यात्रा को लाभ मिलेगा और देश विदेश में भी इस यात्रा का महत्व बढ़ेगा, जिससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, प्रधानमंत्री के आने की इस समय क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री 27 तारीख की बात कर रही है कि 27 तारीख को उत्तराखंड दौरे पे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो खास करके फोकस ये है चारधाम यात्रा, शीतकालीन जो यात्रा शुरू करी है मुख्यमंत्री धामी ने, उसको लेकर जो फोकस रहेगा ये पीएम मोदी का, तो उसको लेकर खास करके ये है कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा जो है 6 महीने चलती थी, वो 12 महीने चले और उत्तराखंड को रोजगार मिले और उत्तराखंड के जो व्यवसाय हैं जो सिर्फ 6 महीने चलते थे वो पूरे 12 महीने चले और उन लोगों को रोजगार मिले और उत्तराखंड की आय में वृद्धि आए और उत्तराखंड जो है उस बुलंदी तक जाए कि जो चारधाम यात्रा में जो होती थी वो 6 महीने की होती थी, तो वो पूरे 12 महीने रहे और उत्तराखंड में पर्यटक आते रहेंगे। तो पर्यटक आएंगे तो जो वो रोजगार, जो छोटे रोजगार थे वो हम 12 महीने चलेंगे, ना कि 6 महीने के लिए बंद रहेंगे। तो उसको लेकर लगातार धामी और पीएम मोदी लगातार चर्चाओं में हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो और जिस तरीके से बाबा केदार के दर्शन के लिए हर वक्त मोदी आते हैं। तो इस समय दौरा जो है, भले उत्तरकाशी में दौरा है उनका उत्तरकाशी, लेकिन फोकस जो है चारधाम यात्रा पे रहेगा और शीतकालीन यात्रा ही पे रहेगा। जी सतीश, हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। वनाग्नि की रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास किया गया है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल के तहत उत्तरकाशी जिले में भी 3 जगहों पर वनाग्नि नियंत्रण के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRS की तैयारियों को परखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण IT पार्क देहरादून में वन अग्नि नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित मॉक ड्रिल में भाग लिया। उत्तरकाशी जिले में भटवाही तहसील के अंतर्गत 3 स्थान सॉल्ट जोकड़ी और मोटर मार्ग NIM बैंड एवं NH34 गंगोरी को चयनित किया गया है। इन तीनों जगहों पर 8 बजे से वनाग्नि की रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास शुरू हुआ था। सॉल्ट जोगणी मार्ग, NIM बैंड और NH34 गंगोरी वन क्षेत्र में आग लगने के बनावटी परिदृश्य को रचा गया था और इस दौरान कई स्थानों पर वनाग्नि की सूचना मिली है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देशानुसार जिला स्तर पर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को सक्रिय कर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम का आखिर क्या महत्व है और किस तरह की मॉक ड्रिल की गई थी? मैं बात करूं मॉक ड्रिल की, हमेशा गर्मियों का फायर सीजन आता है और समस्या बनी रहती है पहाड़ों में वन अग्नि की, शहरों में वन अग्नि की। पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें कुछ वन कर्मी भी जो है झुलसे हैं या कोई किसी की मौत हुई है। तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो आज मॉक ड्रिल का काम किया, तो उसको कितना कारगर साबित होगा वो तो अब जाके पता लगेगा। लेकिन अभी जो जिस तरीके की मॉक ड्रिल करी है उसमें केंद्र से लेकर राज्य सरकार के वन विभाग, आपदा विभाग, SDRF, NDRF
और एसएसबी सहित सभी लोग मौजूद थे और सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी को, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी गई, कुछ केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ राज्य सरकार की तरफ से, कि वन अग्नि को किस तरीके से रोका जाए, आने वाली आपदा को किस तरीके से रोका जाए। या भी क्योंकि आपदा विभाग भी मौजूद था वहां पे, क्योंकि आपदा विभाग का मुख्य रोल रहता है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का मुख्य रोल रहता है। तो क्योंकि सिर्फ वन विभाग ही नहीं बल्कि अन्य जो आपदा विभाग हैं, चाहे मैं पर्यटन की बात करूं, चाहे मैं पशुपालन विभाग की, सभी विभागों के अधिकारी वहां पे मौजूद थे और सभी विभागों के अधिकारियों को मॉक ड्रिल का मौका दिया गया और सभी को ट्रेनिंग दी गई और सभी को किस तरीके से वन अग्नि से या आपदा की कोई भी आपदा से किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से जल्दी से जल्दी लोगों को निकाला जाए, उसको लेकर मॉक ड्रिल की गई और काफी हद तक सफल हुई। लेकिन सफल हुई तब मानी जाएगी जब आने वाले फायर सीजन में जो है इस तरीके की घटनाएं होते हैं उन पे कितना काबू पाया जाता है। लेकिन कोशिश ये रहेगी इस बार कि अधिक से अधिक ट्रेनिंग दी जाए और अधिक से अधिक इस तरीके की जो घटना होती है उनमें जान माल के नुकसान कम हो। जी सतीश, लगता तो यही है कि वनाग्नि को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी सक्रिय है। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। रुद्रपुर में आयोजित 46वीं पीएसी की उत्तराखंड की खेल, युवा कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। महिला वर्ग में पंजाब की गनीमत सेखों ने स्वर्ण पदक, उत्तर प्रदेश की अरीबा खान ने रजत पदक और हरियाणा की रायजा ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग में राजस्थान के अनंतजीत सिंह ने स्वर्ण पदक, छत्तीसगढ़ के परमपाल सिंह ने रजत पदक और पंजाब के भवतेग सिंह गिल ने कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को उनकी जीत की बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की ने भी पुरुष वर्ग के विजेताओं को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने रुद्रपुर में आयोजित 46वीं पीएसी में उत्तराखंड की खेल युवा कल्याण मंत्री ने ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है। वहीं वर्ग में पंजाब की गनीमत सेखों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और उत्तर प्रदेश की अरीबा खान ने रजत पदक और हरियाणा की रायजा ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता है और पुरुषों को भी ये स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक दिया गया है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, क्या जानकारी है आपके पास? जी, अगर बात करें इसमें खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैप शूट प्रतियोगिता में पहुंचे हुए थे, जिसमें जितनी विजेता टीम है, जिसमें स्वर्ण पदक जो जीत हासिल की थी, उनको कांस्य पदक जितनी जीत हासिल की थी, उनको 46 पहुंचकर उनको सम्मानित किया। लेकिन सबसे मेन चीज अगर देखा जा रहा है इसमें जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी के चेहरे खुशी नजर आए हैं। और कल की अगर बात करें, कल यहाँ पे अमित शाह जी यहाँ पे खुद पहुंच रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर बात करें इसमें जिसमें जो पीएससी आज पीएससी उत्तराखंड में खेल मंत्री जी रेखा आर्या जी पहुंचकर जितने भी विजेता टीम में खिलाड़ी हैं, जो अगर शूटिंग प्रतियोगिता की बात करें, अगर बॉलीवुड प्रतियोगिता की बात करें, उनको वहाँ पे तो सबसे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। जिसमें छत्तीसगढ़ बात करें, छत्तीसगढ़ की उसमें विजेता टीम भी उसमें रहे। अगर बात करें उसमें पंजाब की टीम भी विजेता टीम रहे। उसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश की टीम विजेता टीम रहे, जिसमें उसको चेहरे में खुशी नजर सबसे देखने को मिला है। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम की तैयारी की बैठक लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को सही समय पर समुचित व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना सिंह, आईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत और खेल निदेशक प्रशांत आर्या सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के साथ ही क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से बात करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि जिस तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ ऐतिहासिक रहा था, उसी प्रकार समापन भी ऐतिहासिक रहेगा। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर भी अब तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम की तैयारी की बैठक लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को सही समय पर समुचित व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना सिंह, आईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत और खेल निदेशक प्रशांत आर्य सहित
सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और इस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के साथ ही अलग अलग विषयों पर जिनमें क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक, यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक चर्चाएं की गई और दिशा निर्देश भी जारी किए गए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए रेखा आर्या ने कहा कि जिस तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ ऐतिहासिक रहा है, उसी प्रकार समापन भी रहेगा। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को इस बार पुणे महाकुंभ की तरह भव्य और दिव्य बनाए जाने की मांग उठने लगी है, जिसकी पहल विश्व प्रसिद्ध श्री गंगा सभा हरिद्वार द्वारा की गई है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि इस बार संयोग की बात है कि जब हरिद्वार अर्धकुंभ और उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ की तिथियां आपस में नहीं टकरा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है, इस समय उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है, जिसकी वजह से हमारे अखाड़े, साधु संत और नागा बाबा हरिद्वार में अमृत स्नान और पेशवाई नहीं करते हैं। जब प्रयागराज में अर्धकुंभ होता है, उस समय कहीं पर भी महाकुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है, जिस कारण अखाड़े और साधु संत प्रयागराज के कुंभ में भी पूर्ण तरीके से पेशवाई करते हैं और निकलते हैं और अमृत स्नान भी करते हैं। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया जुड़ गए हैं। सो रुपेश, अर्धकुंभ को लेकर के आखिर क्या तैयारियां हैं? माधवी, यहाँ पर 2027 में अर्धकुंभ होना है, तो अब जो गंगा सभा के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी मांग ये है कि जिस तरीके से इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो पूर्ण कुंभ का आयोजन किया गया है, उसी की तर्ज पर जो अर्धकुंभ यहाँ पर 2027 में आयोजित हो रहा है, उसी की तर्ज पर उसी का भी आयोजन किया जाना चाहिए। जो गंगा सभा के महामंत्री हैं तन्मय वशिष्ठ, उन्होंने साथ है कि वो जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल को साथ लेकर मुलाकात करेंगे और जिस प्रकार से भव्य दिव्य कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया है, उस तर्ज पर यहाँ पर अर्धकुंभ किए जाने की मांग तन्मय वशिष्ठ, जो गंगा सभा के महामंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर की है। साथ ही साथ जो अन्य व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग को का भी उन्हें साथ मिला है। व्यापारी वर्ग का भी कहना यही है कि जिस प्रकार से भव्य दिव्य कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है और वहाँ की जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर अर्धकुंभ के दौरान हो, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गई वन विभाग की टीम निरीक्षण करने के बाद अब वापस लौट आई है। फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को बंद होने के बाद किसी को भी घाटी में जाने की अनुमति नहीं होती है, जिसके लिए वन विभाग की टीम समय समय पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है। घाटी के निरीक्षण के लिए गई टीम को भी अवैध गतिविधियां नहीं दिखी हैं। डीएफओ बीबी मरतौलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम के द्वारा समय समय पर गश्त की जाती है, ताकि वन तस्करों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कैमरास भी लगाए जाते हैं। नैनीताल में सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर एक यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को एसपी क्राइम और ट्रैफिक नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई और उन्हें जागरूकता के लिए पर्चे भी बांटे गए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था और यह अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। रुद्रपुर वार्ड नंबर 1 फूलसुंगा स्थित जीएसएम पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वार्षिकोत्सव में महापौर विकास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि विकास शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचने पर महापौर का विद्यालय परिवार ने स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महापौर विकास शर्मा ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण की सराहना की और विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है। बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाने में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं।
उन्हें जिस रूप में ढाला जाएगा वो उसी रूप में ढल जाएंगे। इसलिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करें। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। वहीं ताजा मामला रुद्रपुर नगर निगम के आयुक्त नरेश दुर्गापाल के साथ हुआ है, जहां साइबर ठगों ने उनके फोन का अनाधिकृत एक्सेस ले लिया और उनके 2 बैंक खातों से 1,84,000 रुपए निकाल लिए। इस मामले में रुद्रपुर पुलिस ने मुख्य नगर अधिकारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमे की जांच भी शुरू कर दी है। यह मामला उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों को दर्शाता है। शिमला बाईपास के मटक माजरी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक में फंसे चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के शिमला बाईपास मटक माजरी में सुबह करीब 4 बजे ट्रक और डंपर की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो चुके थे। ट्रक का चालक ट्रक में ही फंसा रह गया, जिससे उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर सर्विस की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद ट्रक में फंसे शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल ट्रक जो हिमाचल प्रदेश से देहरादून की ओर जा रही थी, उसमें कंक्रीट थी और जिसमें मृतक चालक अकेला सवार था। वहीं सामने एक डंपर था जिसमें सवार लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम पवन कुमार निवासी पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश बताया जा रहा है। पुलिस घटना की अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार में संविदा डॉक्टर के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट के बाद डॉक्टर गोपाल गुप्ता की गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या के आरोपियों की धरपकड़ के दौरान देर रात पुलिस की 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक 30 जनवरी को सहारनपुर जिले के रहने वाले 3 युवकों ने डॉक्टर गोपाल गुप्ता की बाइक, कैश और घड़ी लूटने के बाद उनका गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गंग नहर के पास फेंक दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए 3 लोगों का मृतक डॉक्टर के पास देखकर उन्हें हिरासत में ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।